आर बना। तो एक ऐसा समय आएगा अगर इस टाइप का रिएक्शन होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट दोनों टूटा, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हमारा नो क्या बोला कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और ए वाला रिएक्शन फॉरवर्ड में और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना बैकवर्ड में, तो ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। अगर केवल रिएक्टेंट आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट में बन जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में न टूटे, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो सबसे पहला पॉइंट आपको होना चाहिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब जो इक्विलिब्रियम बात करते हैं वो हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, बताइए, गेस करिए। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए स्टडी करेंगे या इरिवर्सिबल के लिए, बोलिए। दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए तो खैर ठीक है। ज्यादातर 99% केस में हम लोग करते हैं इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, हाँ रिवर्सिबल के लिए, इरिवर के लिए नहीं। हाँ, अब इक्विलिब्रियम टर्म से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ये टर्म है, ये जो टर्म है वो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल। इक्विलिब्रियम से मतलब है आपका इक्वल, कि ऐसा समय, वो समय जिसपे कॉन्सेंट्रेशन आप अगर आर का कॉन्सेंट्रेशन किसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाए, पी के, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तो वो कंडीशन कैसा कंडीशन कहलाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जहां पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाए। अब हमारे पास देखिए कि इसमें हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या बोल रहा है कि आपका इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब ये ओनली वन डायरेक्शन में चलता है। तो जैसे पोटेशियम क्लोरेट है ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में क्या बोल रहा है कि ये वाला होता है कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है कि द रिएक्शन विच कैन टेक्स प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा तो ये वाला वन एरो, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाएगा तो ये वाला बैक एरो, तो दो हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन आर कैरिड इन द क्लोज्ड वेसल में होगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि आपका ये वाला रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। द रिमूव, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा रहेगा। आगे देखिए इसमें एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, जो भी आपका एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लीजिए H2 और I2 है, ये कंबाइंड देगा तो 2HI, लेकिन जितना H2I2 कंबाइन होकर के HI देगा उतना HI टूट करके क्या बनाएगा, H2 प्लस I2। तो ये बराबर चल रहा है, इधर में HI बनेगा और उधर में HI टूटेगा। तो ये वाला जो कंडीशन होगा इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये होगा कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आगे देखिए हमारे पास क्या बोला जा रहा है, डेफिनेशन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल। मतलब जितना तेजी से ये जुड़ेगा H2I2 जुड़ करके HI बनाएगा, उतना ही तेजी से ये टूट करके भी H2 और I2 बनाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मैत्री समझ रही है? हाँ हाँ, तो हाँ, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हो गया कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। आगे क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, आगे देखा फिजिकल प्रोसेस में वैसे बोल रहा है कि जैसे डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट है, ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर है। तो अगर हमारे पास इवापोरेशन ऑफ वाटर है तो मान लीजिए हमारे पास जो H2O है ये क्या है, लिक्विड से क्या हुआ, ये H2O आपका वेपर बनाया, H2O वेपर बनाया। तो जितना H2O वेपर में कन्वर्ट हुआ उतना ही वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। बोलिए, जितना H2O लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही H2O का वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, वेपर मतलब गैस प्रोसेस है और लिक्विड मतलब लिक्विड प्रोसेस है। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट की बात करें, तो अगर हमारे पास इस तरीके से साल्ट को वाटर में डिजोल्व करें, साल्ट को वाटर में, तो साल्ट को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो मैत्री देखिए होता क्या है, अगर साल्ट को वाटर में हम लोग डिजोल्व करते हैं
तो इसमें क्या होता है ना, साल्ट को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करें तो इसमें क्या होगा कि जितना साल्ट वाटर में डिजॉल्व होगा उतना ही साल्ट क्या है नीचे प्रेसिपिटेट सॉलिड बना देगा, पीपीटी बनाएगा। अब पीपीटी कितना हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा मान लीजिए। तो पहले ये साल्ट का तो सोल्यूशन लिक्विड में बन जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, सॉलिड बनेगा। तो केवल इसमें फिजिकल चेंज होगा, जितना घुलेगा उतना फिर घुला हुआ सॉलिड बना देगा प्रेसिपिटेट। तो ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट। बोलिए, फिर समझाऊं क्या? क्या हम्म। क्या? जितना साल्ट हमारा लिक्विड में घुला था, ठीक ना, तो जितना साल्ट अच्छा। घुल करके लिक्विड बनाएगा उतना ही लिक्विड वाला साल्ट वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक, हाँ प्रेस, यस सर, यस तो सर। ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा, ये केवल हाँ फेज सर। फेज चेंज होगा। तो ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट जो होगा ये फिजिकल इक्विलिब्रियम आएगा। इवापोरेशन ऑफ वाटर ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, आगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या क्या बोला है कि अगर हमारे पास ये बोला जा रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो अगर एच आई हमारे पास है ना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl है। अब NH4Cl एक कन्वर्ट होता है बिटवीन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड बिटवीन हाइड्रोजन एंड देखिए एक, तो अमोनियम क्लोराइड ये अगर सॉलिड है तो ये डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, NH3 प्लस ये बनाएगा HCl। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यही बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में भी होगा और केमिकल प्रोसेस में भी होगा, दोनों चीज में होगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहे हैं। जैसे एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। तो जैसे मेल्टिंग, मेल्टिंग आप क्या हो गया कि मेल्टिंग प्रोसेस हो गया कि सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड, और लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा सॉलिड में। ठीक, तो जितना सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनाएगा उतना लिक्विड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा सॉलिड में। सॉलिड वेपर्स की बात करें, जितना सॉलिड आपका सब्लिमेशन के थ्रू वेपर्स बनाएगा उतना वेपर्स क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला क्या है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? जैसे आइस वाटर है, तो आइस सॉलिड हो गया और वाटर क्या हो गया, लिक्विड। तो जितना आइस आपका क्या हो गया, घुल करके वाटर बनाएगा, है ना, मेल्ट करके वाटर बनाएगा, उतना ही वाटर फ्रिज करके आपका क्या बना देगा, आइस बना देगा। तो ये जो कंडीशन आएगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल से समझिए कि आइस एंड वाटर केप्ट इन परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द कंटेंट एंड सराउंडिंग एट 273 केल्विन। तो 273 केल्विन पे क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या बोल रहा है कि जितना आइस आपका वाटर में कन्वर्ट होगा उतना वाटर किस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम यस हुआ। सर, यस सर। अब यहाँ पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें, ये तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था और वाटर था। अगर 100 डिग्री पे कर दें तो लिक्विड और वेपर आएगा। तो जितना लिक्विड आपका वेपर्स में कन्वर्ट होगा उतना वेपर्स आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बनाएगा। बात समझ रही है? हाँ सर। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग बात करें एट इक्विलिब्रियम की, ठीक है, कि इसको बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करें तो जैसे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है और अमोनियम क्लोराइड वेपर है। ये अमोनियम क्लोराइड ये भी नो सब्लिमेशन प्रोसेस डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे व्हेन सब्लिमेटिंग सॉलिड इज प्लेस्ड इन क्लोज वेसल, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन सॉलिड एंड वेपर फेज। तो ये NH4Cl सॉलिड जितना है सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होगा फॉरवर्ड में, उतना रिवर्स में क्या होगा, वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से कैम्फर सॉलिड कैम्फर वेपर में कन्वर्ट होगा, रिवर्सिबल में रहेगा। I2 आयोडीन सॉलिड आयोडीन वेपर्स में रहेगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस होगा। इसी तरीके से हमारा आपके पास केमिकल भी इक्विलिब्रियम होगा। डिसोल्यूशन तो चलिए समझ में आ गया होगा, उसी समय में समझा दिया था।
अगर हम लोग केमिकल प्रोसेस की बात करें, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, तो अब केमिकल प्रोसेस में हमने क्या बताया था, केमिकल प्रोसेस कि अगर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ कितना होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके बराबर होगा, ये रेट ऑफ किसके हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। तो मान लीजिए हमारे पास क्या हुआ, इन्हें जनरल रिएक्शन दिया है, ए और बी रिएक्टेंट मिलकर के सी डी बना है, ठीक। तो अब मान लीजिए कि जैसे जैसे रिएक्शन होगा, जैसे जैसे रिएक्शन होगा, तो ए प्लस बी का ये रिएक्टेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा कि बढ़ेगा, बताइए, जब प्रोडक्ट बनेगा बी और सी, तो बता कंसंट्रेशन बढ़ेगा। रिएक्टेंट का बताइए, रिएक्टेंट का क्या होगा, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा कि घटेगा। हाँ, तो ये तो इसका आपका डिक्रीज हो जाएगा और ये प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम इसी को देखें कि शुरू में ये वाला लाइन कॉन्सेंट्रेशन है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 10 मोल है, यहाँ पे मान लीजिए 50 मोल है, तो 50 मोल पे यहाँ पे हमने ए प्लस बी लिया, ठीक। तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है इधर में, तो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है, देखिए वो एक तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका तो डिक्रीज हुआ, और अब ये प्रोडक्ट देखिए ए और बी, ना प्रोडक्ट क्या है आपका, ये तो ए बी घट गया, ये ना डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट सी डी है, तो शुरू में प्रोडक्ट जीरो था, फिर जैसे जैसे रिएक्शन चालू हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऐसे इसका क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आ रही है। तो अब हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे टाइम, अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बात समझ रही है। यस सर। तो यही बात बोला जा रहा है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई, एज द टाइम प्रोसीड इट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो शुरू में आपका जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या है, मोर है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाई, एज द टाइम प्रोसीड जैसे जैसे टाइम बीतेगा इट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए शुरू में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये क्या है, बढ़ेगा या घटेगा तेजी से, फिर ये यहाँ पे ऐसे ऐसे जाने के बाद ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो यही बोला जा रहा है कि शुरू में तो रिएक्शन जो है बढ़ेगा, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन जो ऊपर जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, या तो आप इसको है ना शुरू में, तो ये शुरू में बढ़ेगा फिर धीरे धीरे घटेगा, ये है। अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, द बैकवर्ड रिएक्शन इज जीरो, शुरू में ये आपका यहाँ पे जीरो है, आगे क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स आर जीरो एट द टाइम प्रोसीड इट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो धीरे धीरे इसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। लेकिन इसका शुरू में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाई है, एट द टाइम प्रोसीड धीरे धीरे वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का धीरे धीरे डिक्रीज होगा और इसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर ये इक्विलिब्रियम है, जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो आर फॉरवर्ड रिएक्शन किसके हो जाएगा, आर बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर। तो यहाँ पे देखिए रेट है, तो रिएक्टेंट ये वाला लाइन रिएक्टेंट्स की है और ये वाला लाइन प्रोडक्ट्स की है। तो देखिए रिएक्टेंट्स का रेट धीरे 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 ये क्या करेगा, घट जाएगा, और ये प्रोडक्ट का भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक समय आएगा कि दोनों का क्या हो जाएगा, आर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो दोनों सेम हो जाएगा, दैट इज कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। हाँ। तो यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि द स्टेट at which the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction is reversible in reversible reaction is known as equilibrium state ना, उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक।
आगे क्या बोला जा रहा है, इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए हमको पहला कंडीशन है रिवर्सिबल होना चाहिए, दूसरा क्लोज वेसल में होना चाहिए, और तीसरा आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए। अगर वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो कभी भी आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर ओपन वेसल में करा रहे हैं तो जितना रिएक्शन होगा वो उड़ जाएगा, तो उसका भी आपका इक्विलिब्रियम नहीं बैठा पाएंगे। तीसरा, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं है, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो भी आपका इक्विलिब्रियम अगर फिक्स नहीं, टेम्परेचर फिक्स नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा या रिएक्टेंट बनेगा, उसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम आप फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखिए, अब दूसरा चीज क्या बोला जा रहा है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस को ही आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनामिक का मतलब होता है हमेशा चलते रहना। अब देखिए इसी का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस विथ इक्वल रेट, हेंस इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। क्या बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है वो उसमें बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन वो कंटिन्यू टेक प्लेस हो रहा है, वो हमेशा चल रहा है। तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो कैसा होगा, आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। फिर से समझिए कि अगर आपका आर एफ इक्वल टू आर बी है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, ठीक है, और ये कंटिन्यू हो रहा है, कभी भी स्टॉप नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द डायनामिक इक्विलिब्रियम ना, डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। अब ये जब अमोनिया हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ये वाला कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन देखिए क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, जब दोनों मिलेगा तो अमोनिया बनेगा, अमोनिया प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। देखिए तो आपके पास N2 हुआ है ना, 3H2 हुआ है ना, 3H2, और इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा, ये NH3 बनेगा। तो देखिए रिएक्टेंट सेपरेटली इसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है डाई हाइड्रोजन का, फिर डाई नाइट्रोजन का घट रहा है, लेकिन अमोनिया का बढ़ रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं। आगे देखिए इसी को थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या बोला जा रहा है इस लाइन को, हैबर प्रोसेस कंडक्टेड ए फॉलोइंग टू वे अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। तो N2 plus 3H2 2NH3, N2 plus 3D2 2ND3, these two equilibrium mixture having the same composition are mixed together. Later when the mixture analyzed, it is found that concentration of ammonia is same as before, but the equilibrium mixture of NH3 NH2D ना, ये ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट ना, इन सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या बोल रहा है कि आपका सेम है, इज फाउंड टू बी लेटर मिक्सचर एनालाइज दैट फाउंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज सेम। ठीक है, तो जब इसके ऊपर हम लोग जब इक्विलिब्रियम ये फिक्स हो रहा है, इस तरीके से बैठ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम हमेशा ये अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, मतलब जितना ये प्रोडक्ट बन रहा है, जितना आपका प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही अमोनिया टूटा रहा है N2 और 3H2 में। तो ये जो है हमेशा चलता रहेगा, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। अब उसमें देखिए कैरेक्टर्स हम लोग को पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट पॉइंट है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहला चीज जो भी होगा कि आर एफ किसके होगा, आर बी के बराबर होगा, ये पॉइंट याद रखेंगे। इट्स डायनेमिक नेचर, हमेशा क्या है, कंटिन्यू ये चलता रहेगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों चलता रहेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। द प्रॉपर्टीज ऑफ सच प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी कलर रिमेन अनचेंज विथ टाइम। अगर इक्विलिब्रियम है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है,
तो उसके इक्विलिब्रियम पे कभी भी आपका प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, कलर रिमेन क्या हो जाएगा, टाइम के साथ नहीं चेंज करेगा अगर वो इक्विलिब्रियम है। ठीक, अ कैटलिस्ट डज नॉट, है ना, क्या बोला जा रहा है, अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो भी आप कैटलिस्ट लेंगे वो इक्विलिब्रियम के रेट को चेंज नहीं करेगा। देखिए, अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट ओनली स्पीड अप द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कभी केवल क्या करेगा कि आपका स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे हम लोग कैटलिस्ट पढ़ रहे थे उसमें केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा था कि आपका कैटलिस्ट जो था वो क्या कर रहा था, कैटलिस्ट जो था वो क्या कर रहा था कि केवल स्पीड बढ़ा रहा था और कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पे भी केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पीड को बढ़ाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम को कुछ भी नहीं करेगा। एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। आगे क्या बोल रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो या तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक H2 प्लस I2 है, A2HI लिखा, तो K फॉरवर्ड लिखेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, HI के पावर में हम लोग 2 लिख दिया डिवाइडेड बाई H2 कॉन्सेंट्रेशन और I2 कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इसी अगर आर नो के बैकवर्ड के लिखें के बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या होगा, H2 क्या होगा, H2 और I2 और डिवाइडेड बाई क्या है, HI के पावर में हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है, यही बोला है द केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोला है, कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम आइदर साइड, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज विथ टाइम। तो अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम है, RF और RB है, तो उस समय आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, रिमेन क्या हो जाएगा, अनचेंज होगा। दिस कैन बी सोन एज, तो यहाँ पे देखिए चेंज किया है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन ये क्या हो रहा है, ये है ये, फिर क्या है यहाँ पे आर नॉट ये सेम हो गया, आर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम हुआ। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरीके से, मतलब अगर देखें कि टाइम के साथ ये ऐसा नहीं जा रहा है, एकदम स्ट्रेट बन रहा है टाइम के साथ। देखिए ए वाला लाइन स्ट्रेट आया, ए वाला लाइन स्ट्रेट आया, ए वाला लाइन स्ट्रेट, ए वाला लाइन स्ट्रेट, ए भी लाइन स्ट्रेट। तो टाइम के साथ यही बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट होगा। जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा तो स्ट्रेट लाइन का है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? Yes, sir. आगे देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करें, इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम फेज, है ना, दोनों सेम फेज हैं, देन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होमोजीनियस। जैसे H2 गैस, I2 गैस, 2HI ये भी गैस, तो तीनों गैसियस फेज में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, सेम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर हम लोग जैसे नाइट्रोजन N2 3H2 2NH3 दिया, ये भी देखेंगे गैस गैस गैस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। अगर हम लोग बात करें हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या बोल रहा है कि इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन द सेम फेज द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और CO2 गैस है, तो दो सॉलिड एक गैस, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो गया, तो ये आपका हेट्रोजीनियस हो गया। सॉलिड गैस गैस, तो यहां भी हेट्रोजीनियस हो गया। तो हेट्रोजीनियस में मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों का फेज आपका डिफरेंट होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, एक और कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये खूब आपको पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन पे, इस पे क्वेश्चन भी आता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये गोल्डबर्ग ने दिया था। गोल्डबर्ग में क्या बोला है कि यहाँ पे सही समझिए ये लाइन, the rate of chemical reaction at given temperature is directly proportional to product of active mass of reactant at instant. This law is applicable all the occurring gas active mass of concentration। चलिए इसका तो उतने अच्छे से इस बुक में नहीं दिया है। The rate law gives the relation between rate of chemical reaction and the concentration of the reactant। तो इसका देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन में दूसरी जगह समझा देता हूं।
कि इस बुक में अच्छे से नहीं दिया है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए A प्लस बी, ये रिवर्सिबल जा रहा है और ये इसमें आपने A मोल लिया, ये 2 मोल लिया, तो ये C मोल ऑफ C बनाया और D मोल ऑफ D बनाया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रेट जब निकलेंगे तो ये क्या बोलेगा कि आपका A की पावर, अच्छा ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। तो कौन सा आपका प्रोडक्ट है, CD प्रोडक्ट है, तो C के पावर में C आएगा और D के पावर में D आएगा, डिवाइडेड बाय आपके पावर में क्या आएगा, A के पावर में A आएगा और B के पावर में B आएगा। तो ये जो कंडीशन आता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट, तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट। तो आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके पावर में कोफिशिएंट C एंड D with the product of molar concentration of reactant raised to power coefficient। तो ये हो गया, ये वाला जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, which is equal to the product of molar concentration of product with product of molar concentration of reactant। बात समझ में आ रही है मैत्री? Yes, sir. आगे देखिए क्या पॉइंट बोला है कि यहाँ पे कि एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिकेटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी आपका एक्टिव मास होगा या मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कैसे करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे तो आपका ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। समझ में आ रही बात? Yes, sir. आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये तो हो गया। एक्टिव मास का मतलब हुआ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू क्या है, मोल्स पर लीटर। तो एक्टिव मास ऑफ अ गैस इज इट्स पार्शियल प्रेशर, एक्टिव मास ऑफ अ गैस इज इट्स पार्शियल प्रेशर। ठीक है, गैस के लिए क्या बोलेगा, एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर होता है और लिक्विड के लिए आपका मोल पर लीटर होता है। एक्टिव मास ऑफ अ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। ठीक, तो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला है कि 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिजॉल्व टू 4 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द एक्टिव मास। तो एक्टिव मास का मतलब क्या है, मोल पर लीटर है, एक्टिव मास का मतलब मोल पर लीटर। तो मोल कैलकुलेट करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 8.5 ग्राम, मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 ग्राम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल आया। अब 0.5 मोल तो आपका एक्टिव मास क्या हुआ, मोल पर लीटर। तो मोल हमने लिखा एक्टिव मास इक्वल टू मोल मास बाय वॉल्यूम, तो आप मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल आपका 0.5 है और 4 लीटर है तो डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एक्टिव मास आया 0.125 मोल पर लीटर। बात समझ में आ रही है ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखिए, अगर इसी में आपका एनटीपी पे पूछा जाए तो व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी। तो एनटीपी और एसटीपी सेम ही चीज है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो आपका वॉल्यूम जो होता है एनटीपी पे, ठीक है, एनटीपी पे अगर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल बोले, 1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस का कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक, तो अब कितने मोल गैस की बात कर रहे हैं कि 1 मोल गैस की। तो एट एसटीपी एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन इज 1 एटीएम, एट एसटीपी 24 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 1 मोल। तो आपका एक्टिव मास निकालेंगे तो N बाई वी, तो नंबर ऑफ मोल 1 मोल का इतना वॉल्यूम है, तो 1/22.4, तो ये वैल्यू जो आएगा 0.0446। देखिए समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम लोग बात करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की बात करें, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन जब भी बात करते हैं तो क्या आंसर आता है, तो Kc को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा,
प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, तो आगे। अब मान लीजिए हमारे पास A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B है और इट इज गिविंग C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। तो इसके लिए अगर कैसे लिखें, तो पहला चीज की फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगा। भाई इक्विलिब्रियम पे हमने बताया था RF इक्वल टू RB। तो ये अब RF फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर RF लिखें तो आपका कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C और D की पावर D। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिखे तो ए की, अब भाई सी और डी टूटेगा बैकवर्ड में और फॉरवर्ड में ये बनेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ए पावर ए बी की पावर बी। अब क्या बोल रहा है कि दो क्या होगा, के सी इक्वल टू के एफ बाई के सी। तो के एफ की वैल्यू सी पावर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट सी डी डिवाइडेड बाई ए बी। आगे क्या होगा, अगर ए आर एफ इक्वल टू आर बी है तो ये तो दोनों कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के सी इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं सी पावर सी अपॉन डी पावर डी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए पावर ए और बी पावर बी। ठीक, ये आएगा। आगे क्या बोल रहा है, के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, के बी बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ए बी सी डी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, केसी क्या है, मोल पर लीटर है। ठीक है, डेल्टा एन निकालेंगे तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये चीजें हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे करिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन 2x प्लस वाई एक्स टू वाई इज 10 लीटर। तो आपके पास केसी सर दिया, पूरा ब्लैक हो गया बोर्ड। आप आपकी तरफ नेटवर्क नहीं है, मेरे तरफ सही है ना? कैसे क्योंकि ना मेरे मोबाइल में वो भी चल रहा है, एक और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे पता चल रहा है कि उसमें सही दिख रहा है। एक बार अपना देखिए, नेटवर्क तो कम हुआ होगा। अभी आया क्या मैत्री, नेटवर्क आया क्या आपकी तरफ? हेलो मैत्री, मैत्री आर यू लिसनिंग? मैत्री आर यू लिसनिंग? मैत्री आर यू लिसनिंग?